हूथी दिखाना चाहते हैं कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। हम जो गाज़ा में इस समय हो रहा है उसको नहीं स्वीकार करते। उन्होंने एक ऐलान किया हुआ है कि हम आखिर तक जंग करेंगे इसराइल के विरुद्ध। हर एक कानून जो है जंग का, जिसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसराइल की पॉलिटिक्स में चेंज आए, हर चीज उसका समर्थक है, लेकिन इन रियलिटी मुझे लगता नहीं कि वो जल्दी होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं नगमा और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज खास मेहमान एम्बेसडर नवदीप सूरी और हम ये गोलमेज का एपिसोड लेकर आ रहे हैं जो विशेष है गाजा और उसके आसपास के इलाकों में जो इस समय स्थिति हम देख रहे हैं उस पर। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। एक लगातार युद्ध के जो हालात बने हुए हैं गाजा में और इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा जिसमें अब हजारों लोग मारे गए हैं, फिलिस्तीनी मारे गए हैं। लेकिन शुरुआत जाहिर है इसकी अक्टूबर 7 को हुई जब हमास ने ये हमला किया, लेकिन उसके बाद इजराइल ने जो बदले की कार्रवाई शुरू की वो थमने का नाम नहीं ले रही है और उसमें उसके आसपास के कई मुल्क भी खींचे चले आ रहे हैं। इसका असर अब दुनिया पर भी देखा जा रहा है। तो ये मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि हम लाल सागर रेड सी के इलाके में जो इस समय स्थिति देख रहे हैं जहां पर लगातार हूती विद्रोहियों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, आने जाने वाले जो माल ढोने वाले जहाज होते हैं उन पे, इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था सब प्रभावित हो रही है। यहाँ की जो स्थिति है वो आप आने वाले दिनों में किस तरह से देखते हैं कि ये बदलेगी, इसको रोका जा सकेगा? अमेरिका ने चेतावनी जारी की है, अमेरिका के साथ साथ कई और देशों ने भी चेतावनी जारी की है, पर स्थिति इस समय क्या है? देखिए, जो इस समय लाल सागर में हो रहा है वो बहुत ही एक सीरियस मसला है। हूथी जो हैं एक ये शिया मुस्लिम ग्रुप हैं, जो यमन के जो उत्तरी इलाके हैं उनके ऊपर उनका काफ़ी साल से कब्जा रहा है। और यमन में एक अंदरूनी जंग भी चलती रही है। हूथी काफ़ी अपनी सपोर्ट जो लेते हैं वो ईरान से लेते हैं, और ईरान की कोशिश रही है कि चाहे यमन में हूथी हों या चाहे लुबनान में हिजबुल्लाह हों, ये जो एक शिया ग्रुप्स हैं इनको किस तरह से हम स्ट्रेंथन करें, इनको इस्तेमाल करें अपने मकसद के लिए। ये ईरान की एक नीति काफ़ी साल से रही है और इसका हम नतीजा देख रहे हैं इस समय जो लाल सागर में हो रहा है। हूथी फायदा उठा रहे हैं इस चीज का कि जो करीब दुनिया की 12-15% जो शिपिंग है, चाहे तेल है, चाहे कंटेनर्स हैं, चाहे अनाज है, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक रास्ते से जाता है। अरेबियन सी से, इंडियन ओशन से वो रेड सी में जाता है, और जहां वो रेड सी से में दाखिल होता है उस जगह को कहते हैं बाबल मंदब। और बाबल मंदब की जो चौड़ाई है मुश्किल से 20 किलोमीटर के करीब है। तो जब आप देख रहे हैं कि सारी ही शिपिंग उस एक बहुत ही पतले रास्ते से जा रही है, तो हूथी जो वहां पहाड़ों पर बैठे हैं उनको एक मौका मिल जाता है कि चाहे वो ड्रोन से चाहे मिसाइल से वो उन शिप्स को अटैक कर सकते हैं, और वो किया उन्होंने। और उसके कारण अब जो बड़ी दुनिया की शिपिंग कंपनीज हैं उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो जो एक पुराना स्वेज कैनाल बनने से पहले का रूट होता था कि साउथ अफ्रीका के जरिए जाएंगे, तो उनको वो करीब 9,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा एक जर्नी करनी पड़ रही है। उससे जाहिर है कि एक खर्चा भी बढ़ जाता है शिपिंग का, और हर देश के ऊपर उसका असर पड़ेगा। भारत के ऊपर अनुमान किया जाता है कि करीब $6 बिलियन की हमारी जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर इस समस्या का असर पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही सीरियस मसला बन गया है। लेकिन हूथी ये क्यों कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। हम जो गाज़ा में इस समय हो रहा है उसको नहीं स्वीकार करते, और हम अपनी तरफ से जो भी हो सकेगा करेंगे कि दुनिया की सारी नज़र इस समय गाज़ा के ऊपर और जो इजरायली फ़लस्तीन में कर रहे हैं, गाज़ा में कर रहे हैं, उसके ऊपर होनी चाहिए। जी, ये हूथियों की ये कोशिश है दिखाने के लिए भी कि वो फिलिस्तीनियों के साथ हैं और वो गाज़ा के लोगों के साथ हैं। और ये जंग जो है एम्बेसडर सूरी, ये शुरू हुई थी कि हमास ने हमला किया और इजराइल ने उसी समय ये तय किया कि वो, और सबको पता था ये कि ये बदले की कार्रवाई तो होगी,
लेकिन ये बार-बार सवाल उठता है, यूएन में इसके ऊपर प्रस्ताव आए कि सीज़ फायर होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन सीज़ फायर होना चाहिए और हमने देखा भी कि एक छोटा-सा तो सीज़ फायर हुए भी। पर इस समय हज़ारों हज़ार फ़िलिस्तीनी, आम फ़िलिस्तीनी भी वहाँ पर गाज़ा की स्थिति बुरी है, मारे गए हैं। इस युद्ध को आने वाले दिनों में खत्म होने के इम्कान हैं, ये थमेगी ये जंग। ज़ाहिर है कि वहाँ सब कुछ सामान्य नहीं हो सकता, लेकिन ये जो मौजूदा हालात हैं, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो जो हमास ने किया 7 अक्टूबर को, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए और सबने की भी। क्योंकि हमास एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो इसराइल का, जो हम कहते हैं, राइट टू एग्जिस्ट नहीं स्वीकार करती। और जी। उन्होंने एक ऐलान किया हुआ है कि हम आखिर तक जंग करेंगे इसराइल के विरुद्ध। और जो उन्होंने 7 अक्टूबर को किया, जिस तरह निर्दोष सिविलियंस को अटैक किया, और जिस तरह उन्होंने करीब 250 लोगों को पकड़ के होस्टेज बना लिया, बंदी बना लिया, ये एक बहुत ही खतरनाक स्टेप था। लेकिन उतना ही खतरनाक है जो इसराइल इस समय कर रहा है गाजा में। हर एक कानून जो है जंग का, जिसको बोलते हैं कि रूल्स ऑफ वॉर, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, या सिविलियंस को ना भी टारगेट किया जाए, अगर हमास के मिलिटेंट्स को भी टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें आज तक 23,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं पिछले 2 महीने में। और हर एक दुनिया में इस समय कह रहा है कि ये गलत हो रहा है। यूएन में भी प्रस्ताव आए सीज फायर के लिए, लेकिन इसराइल ने बोला कि हम तब तक नहीं हटेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक हम हमास का विनाश नहीं कर देते। और इसमें एक मुश्किल ये है कि हमास केवल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था ही नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी भी है। और आइडियोलॉजी का विनाश करना मिलिट्री फोर्स से मुमकिन नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसराइल ने एक गलत उद्देश्य रखा अपने सामने, और इस उद्देश्य को वो इसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं, ये मुश्किल बात है। लेकिन जब तक अमेरिका इसराइल के पीछे है, तब तक मैं नहीं समझता कि इसराइल के ऊपर कोई भी प्रेशर है। अमेरिका कोशिश कर रहा है इसराइल को समझाने की कि देखो, इसमें केवल आप ही की रेपुटेशन नहीं खराब हो रही, अमेरिका की भी रेपुटेशन खराब हो रही है, और अमेरिका के भी जो रिलेशंस हैं बाकी अरब देशों के साथ, उसमें भी मुश्किल आ रही है। तो आप जरा ध्यान से जंग कीजिए। लेकिन इसराइल इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे फ्रैंकली इस समय कोई इस मुश्किल का समाधान नहीं नजर आ रहा। मेरे नजरिए में जंग तो रुक जाएगी 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते में। हर एक जंग का एक एंड होता है, लेकिन क्या उसके साथ कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन भी आएगी? जी, वो तो एक मुश्किल बात है। जी, उस पॉलिटिकल सॉल्यूशन के बारे में भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि 2 नेशन थ्योरी जो है, उसकी काफी बात हुई और उसका अब कितना रेलेवेंस है। लेकिन इससे पहले छोटा सा ये समझना चाहते हैं कि जो अरब मुल्क हैं आसपास, उनके लिए भी एक दुविधा है। हालांकि हमने देखा कि किसी भी रेफ्यूजी को लेने के लिए वो तैयार नहीं हुए, जो आसपास के देश हैं। पर अरब मुल्कों की इस समय उसमें कुछ कहीं कभी-कभी गुस्सा भी नजर आता है, एक नाराजगी भी नजर आती है। अमेरिका सऊदी अरब के रिश्ते काफी अच्छे हुए हैं। सऊदी अरब हुआ, कतर हुआ, दूसरे देश हैं, इजिप्ट है। वहां की पॉलिटिक्स इससे किस तरह से क्या असर डाल रहा है ये युद्ध उस वहां पे? देखिए, जो अरब देश और उनके नागरिक अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं, जिस तरह से औरतें और बच्चों का कत्ल हो रहा है गाजा में, उससे एक बहुत ही आक्रोश है, बहुत ही निराशा भी है कि आज के दिन में 21वीं सदी में हम इस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं, जहां अस्पतालों पर अटैक हो रहा है, स्कूलों के ऊपर अटैक हो रहा है, और किस तरह एक पूरी जो 22-24 लाख की पॉपुलेशन थी गाजा की, उन सभी को विक्टिम बना दिया। हालांकि जो काम किया था वो हमास ने किया था, राइट? तो
इस चीज का अरब देशों की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी असर पड़ रहा है। वो अब अमेरिका को कह रहे हैं कि देखिए, आप हैं इजराइल के समर्थक, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उनको रोकिए, और केवल रोकिए ही नहीं, लेकिन आगे का भी कोई समाधान ढूंढिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं कि गाजा और इसराइल के बीच जंग हुई है, हमास और इसराइल के बीच जंग हुई है। ये 2008 में हुई, 2012 में हुई, 2014 में हुई, 2021 में हुई। तो जब तक हम इसकी एक ड्यूरेबल सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, ये बार बार मुश्किल आती रहेगी। और इसराइल कह रहा है कि मैं इस बार हमास को खत्म कर दूंगा। इसमें यह भी एक नगमा जी मसला है कि इसराइल के खुद जो एनालिस्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें काफी हद तक गलती जो है नेतन्याहू सरकार की और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की भी है, क्योंकि बहुत साल उन्होंने एक ये नीति बना के रखी कि हम हमास को सपोर्ट करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, और हम जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है, जिसको सारे दुनिया मानती है कि वो फलस्तीनियों के लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको हम वीकन करेंगे। तो एक उन्होंने जो नेतन्याहू सरकार ने एक, समझ लीजिए, फलस्तीनियों के साथ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो बना के रखी कि एक पार्टी को हम वीकन करेंगे, एक पार्टी को स्ट्रेंथन करेंगे, उसका भी आज के दिन काफी क्रिटिसिज्म चल रहा है इसराइल में कि देखिए, ये आपने किस तरह की नीति अडॉप्ट की। आपने तो हमें आश्वासन दिया कि इससे इसराइल की सिक्योरिटी बढ़ेगी, लेकिन जिस तरह का हमास ने अटैक किया, ये आपकी सारी नीति फेल हो गई। और नेतन्याहू के ऊपर पर्सनली भी काफी इस समय प्रेशर है कि, और लोग कह रहे हैं पता नहीं जब ये जंग खत्म होगी वो प्रधानमंत्री आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे। कई बार ये शायद इसलिए क्या वो जंग को खींच रहे हैं, क्योंकि अगर जंग खत्म होती है तो उसके बाद वहां पर एक पुल भी है, जैसा आपने बताया कि इजराइल के अंदर भी एक तो जिससे इजराइल की सुरक्षा पे चोट पहुंची, उसे लेकर भी बहुत नाराजगी है। इसकी हमास को उन्होंने हमेशा बल दिया, ये भी है। अब जो इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन, स्थायी सॉल्यूशन क्या कुछ हो सकता है इसमें? वो जो कोएग्जिस्टेंस की बात आपने की थी, टू नेशन थियरी की क्या जगह अब बनती है? देखिए, चाहे यूएन की स्टेटमेंट है, चाहे प्रेसिडेंट बाइडेन की स्टेटमेंट है, चाहे भारत सरकार की स्टेटमेंट है, हर एक स्टेटमेंट में आप एक लाइन पढ़ेंगे, टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब है कि एक इसराइल हो, एक फलस्तीन हो, दोनों देश इंडिपेंडेंट हो और साथ साथ एग्जिस्ट करें, पीसफुली एग्जिस्ट करें। इस पे यूएन की कई एक रेजोल्यूशंस भी बनी हुई हैं। लेकिन जब मैं लोगों से बात करता हूं और सुनता हूं, कुछ एक जब डिस्कशंस हो रही, तो ऐसे लगता है कि जैसे 7 अक्टूबर को ही इतिहास शुरू हुआ। और असलियत ये है कि अगर हम इस टू स्टेट सॉल्यूशन की ओरिजिन को समझना चाहते हैं, तो हमें करीब 100 साल पीछे जाना पड़ेगा कि यहाँ इस मुश्किल का इतिहास क्या है। जी 1917 से पहले तक, अगर हम याद करें कि 1914 से 1918 तक पहली विश्व युद्ध हुई, और उससे पहले उस युद्ध के टाइम पर भी पिछले 400-500 साल से तो करीब 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक ये सारा इलाका जो है, जिसमें फलस्तीन भी आता है, ये ऑटोमन सुल्तान के नीचे आता था। उनकी जो एम्पायर था वो दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में था, और तुर्की में, इस्तांबुल में उनका कैपिटल था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो अंग्रेजों के लिए, अंग्रेज सरकार के लिए, ब्रिटानिया सरकार के लिए एक अहम उद्देश्य था कि हमें अरब्स की जो उस इलाके में रहते हैं, किस तरह हम उनको उकसाएं, किस तरह हम उनकी सपोर्ट लें कि वो रिवोल्ट करें ऑटोमन सरकार के विरुद्ध। तो उन्होंने एक, शायद आपने पढ़ा होगा, 1915-16 में एक बड़े प्रसिद्ध अंग्रेज थे, टी लॉरेंस, जिनको लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जाना जाता है। वो सऊदी अरब गए और मक्का में उन्होंने, जो मक्का के शरीफ हुसैन थे, उनके साथ एक तालमेल किया कि भाई, अगर आपके लोग उठेंगे ऑटोमन सरकार के खिलाफ, तो जब जंग खत्म होगी तो हम ये इलाका जो है सारा आपके नीचे कर देंगे। अंग्रेज सरकार जो है, जंग जीतने के बाद अरब देशों का ये जो इलाका है, जिसमें आज के दिन में इराक, सीरिया, लुबनान, फलस्तीन और सऊदी अरब आते हैं और जॉर्डन आता है, ये सब आपको दे देंगे।
तो ये उन्होंने 1915-16 में आश्वासन दिया शरीफ हुसैन को मक्का में। दूसरी तरफ वो चाहते थे कि किस तरह जो यहूदी हैं, इस ज्यूइश कम्युनिटी है यूरोप में और खास करके यूके में, उनकी किस तरह से हम फाइनेंशियल सपोर्ट लें, जंग के लिए पैसे इकट्ठे करें। तो उस समय जो विदेश मंत्री थे इंग्लैंड के, उन्होंने, लॉर्ड बाल्फोर उनका नाम था, उन्होंने एक 1917 में एक चिट्ठी लिखी लॉर्ड रॉथशाइल्ड को, जो के ज्यूइश कम्युनिटी के काफी बड़े लीडर थे और बैंकर भी थे। उनको चिट्ठी लिखी, और अगर मैं आप कोमल जी को बोलूं कि स्लाइड नंबर 1 दिखा दें, तो ये जो चिट्ठी थी आप देखेंगे नवंबर 1917 की, उसमें उन्होंने एक बड़ी हिस्टोरिक लाइन लिखी कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट व्यू विद फेवर द एस्टैब्लिशमेंट इन पैलेस्टाइन ऑफ अ नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपल। मतलब ये कि अंग्रेज सरकार पूरी कोशिश करेगी कि ज्यूज के लिए, जो ज्यूइश कम्युनिटी के लिए फलस्तीन में उनकी एक जगह बने। तो एक तरफ अंग्रेज ज्यूइश कम्युनिटी को बोल रहे थे आपको हम जगह देंगे फलस्तीन में, दूसरी तरफ वो अरब को बोल रहे थे कि हम आपको जगह देंगे। तो एक बड़े इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिन्होंने, आर्थर कॉस्टलर, उन्होंने बड़ी एक अच्छी इसके ऊपर टिप्पणी की कि ये सिचुएशन तो ये थी कि वन नेशन solemnly promised to a second nation the country of a third। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक आप समझ लीजिए, हमने भी तो भारत में अंग्रेजों की ऐसी नीति कई जगह पर देखी, कई बार देखी अपने इतिहास में। तो यही उन्होंने काम वहां पर किया और उसी से मुसीबत की शुरुआत हुई। जी, जब जंग खत्म हुई, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई 1918 में, और लीग ऑफ नेशंस बना, जो यूएन से पहले एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो उन्होंने ये इलाका जिसमें फलस्तीन आता है, इसको अंग्रेज सरकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिसको कहते हैं मैंडेट, दे दिया कि आप संभालिए फिलहाल इस एरिया को। जब ये हुआ तो ज्यूइश कम्युनिटी की माइग्रेशन शुरू हो गई यूरोप से फलस्तीन की तरफ, और हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स में कि काफी हद तक उस समय उनकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। उसी समय जो उनका वादा था शरीफ हुसैन को, तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक नया मुल्क क्रिएट कर दिया जिसको ट्रांस जॉर्डन बोलते हैं, जॉर्डन दरिया के ईस्ट की तरफ। वो उन्होंने एक नया मुल्क क्रिएट कर दिया। अगर हम दूसरे नंबर की स्लाइड पे, जी दूसरे नंबर की स्लाइड दिखाएं, तो आप देखेंगे जो फलस्तीन ओरिजिनली था उसमें से करीब 2/3 हिस्सा को ट्रांस जॉर्डन बना दिया, और उसके सेपरेट जो उनके शरीफ हुसैन के वारिस थे उनको थमा दिया। अब बाकी बचा जो झगड़ा, जो 1/3 फलस्तीन का इलाका था उसके ऊपर, तो उसमें 1918-19 से लेके 1947 तक ज्यूज की पॉपुलेशन बढ़ती गई। लोकल जो अरब थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई ये क्या क्या हो रहा है हमारे सामने, ये हम क्या देख रहे हैं, और उसके कारण झगड़ा शुरू हो गया दोनों कम्युनिटीज के बीच। अंग्रेजों के साथ भी झगड़ा शुरू हो गया। अंग्रेजों ने प्रस्ताव लेके गए यूनाइटेड नेशंस में 1947 में, और ये सबब की बात है कि जिस समय इंडिया की पार्टीशन हो रही थी उसी समय एक यूएन में प्लान गई कि फलस्तीन की भी पार्टीशन की जाए। तो अगर हम स्लाइड नंबर 3 देखें, तो ये यूएन की पार्टीशन प्लान थी 1947 की, जिसमें आप देखेंगे जो एरियाज सफेद में है वो ज्यूश स्टेट रहेगी इस्राएल, यानी कि जो एरियाज कलर में हैं वो अरब देश के लिए फलस्तीन बनेगा, और जेरूसलम जो है वो एक इंटरनेशनल सिटी रहेगा, क्योंकि वो इजराइल ज्यूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सभी के लिए मुकद्दस है। तो ये एक प्लान बनी, लेकिन इस प्लान को अरब ने स्वीकार नहीं किया। ये वो कहते ये तो भाई सारी ही जमीन हमारी है, ये हम क्यों इसको एक्सेप्ट करें। तो पहली जंग जो 1948 में हुई अरब और इस्राएल के बीच, वो थी। उस जंग में इस्राएल की डेफिनेटली जीत हुई। नया देश था लेकिन उनके पास यूरोपियन ज्यूज की सपोर्ट थी, और एक ये भी था कि क्योंकि आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने करीब 60 लाख ज्यूज को खत्म कर दिया,
जिसको हम होलोकास्ट कहते हैं। तो उसके कारण एक यूरोप में ये भी फीलिंग थी कि हमें बहुत बुरा हुआ जो यूरोप में हुआ ज्यूज के साथ जो ट्रीटमेंट, और हमें चाहिए कि हम सपोर्ट करें उनको कुछ। तो जो जी लोग कहते तो हैं कि गिल्ट फैक्टर भी था। जी, तो एम्बेसडर सूरी, जो गलती उन्होंने वहां पर की, जो होलोकॉस्ट हुआ, उसको सुधारने की कोशिश यहाँ पे एक नई समस्या खड़ी करके करने की कोशिश की गई। जी जी जी। और जब 1948 में जंग खत्म हुई तो हम स्लाइड 4 देखेंगे कि नक्शा क्या बन गया। 2 स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, बात वहीं से शुरू हुई थी। तो अब जो सफेद है वो इसराइल का मुल्क बन गया, और जो आप पिंक में देख रहे हैं वो रह गया पैलेस्टाइन। इस पर भी बात खत्म नहीं हुई। अरब देशों में नाराजगी थी, और 1967 में एक बात चल रही थी कि अरब देश, मिस्र, सीरिया वगैरह, जॉर्डन मिलकर इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। इसराइल ने को इंटेलिजेंस मिली, उनकी अपनी भी थी, अमेरिका से भी उनको इंटेलिजेंस मिली, उन्होंने पहले ही अटैक कर दिया। और जो 6 जून को एक जंग शुरू हुई उसको 6 डे वॉर कहते हैं, कि वो जंग केवल 6 दिन चली और उन्होंने 6 दिन में अरब देशों को डिफीट कर दिया। और अगर हम स्लाइड 5 देखते हैं तो एक हमें दिखेगा कि उसके बाद क्या नक्शा बना 1967 के बाद। तो अब आप देखेंगे कि इसराइल ने, जो आप जितना भी एरिया व्हाइट में है और ब्राउन में है, वो सारा ही उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। इसी के कारण 73 में फिर से जंग हुई अरब और इजरायली देशों की, और उसके बाद एक फाइनली एक जिसको हम जानते हैं कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ। उसमें इसराइल ने इजिप्ट की जमीन वापस दे दी, जॉर्डन को वेस्ट बैंक वापस दे दिया, और एक यूएन में रेजोल्यूशन भी पास हुई कि किस तरह से 2 स्टेट सॉल्यूशन बनेगी। तो उसमें आप देखते हैं गाजा तो बिल्कुल छोटा सा रह गया मैप के ऊपर, और वेस्ट बैंक जो जॉर्डन रिवर का जो वेस्ट का इलाका है वो भी एक काफी हद तक सीमित रह गया। तो ये दोनों को अगर हम कंबाइन करें और इनमें आपस में कुछ कनेक्शन भी नहीं है, तो फिर भी एक फीलिंग थी कि इसमें एक पैलेस्टाइन की स्टेट बन सकती है शायद। अगर हम अगली स्लाइड देखें, जब कैंप डेविड एग्रीमेंट खत्म हुआ तो ये एक सिचुएशन रह गई। अब आज के दिन सब कह रहे हैं और पैलेस्टाइन अथॉरिटी भी मानती है कि हमें ये भी मिल जाए तो हम इसको स्वीकार करते हैं, हम इजराइल के साथ साथ ही साथ रहेंगे। लेकिन इस दौरान जितनी इजराइल की इलीगल सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक में बन गई हैं, उनके कारण मैं समझता हूं कि ये भी करीब नामुमकिन हो गया है। अगर हम लास्ट स्लाइड देखेंगे तो आज की स्थिति जो आपको स्लाइड नंबर 7 में दिखेगी कि किस तरह जो एक वेस्ट बैंक का इलाका था उसको जैसे छलनी कर दिया होता है जूइश सेटलमेंट्स ने, इजरायली सेटलमेंट्स ने, और इंटरनेशनल लॉ के तहत ये इलीगल हैं। ये जो ऑरेंज रंग में दिखाई दे रहा है, जो ऑरेंज पीसेस हैं वो पैलेस्टीनियन टाउन्स बचे हैं, लेकिन उनमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है। हर एक के बीच सेटलमेंट्स आ गई हैं, हर एक के बीच सड़कें आ गई हैं। हाँ जी। और जो आप ब्लू में देख रहे हैं वो इजराइल ने वैसे ही उसको डिक्लेयर कर दिया, ये हमारा सिक्योरिटी एरिया है, वहां हम कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। कहने का मतलब ये कि जब हम 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आज के दिन हम ऑप्टिमिस्टिक क्यों नहीं है कि अगर इजराइल चाहे भी तो यहां से करीब 6 लाख यहूदी जो वहां पहुंच गए हैं सेटलमेंट्स में इलीगली, उनको किस तरह से निकालेंगे। हर इजराइल में जो हर एक सरकार है वो उसका पहले से ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट समझिए उसको। मैं समझता हूं अगर हमें कोई भी हल चाहिए, ड्यूरेबल सॉल्यूशन जो नगमा जी आपने बात की थी, तो उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। अगर वो पूरी नहीं होंगी, पहली, इजराइल की पॉलिटिक्स में चेंज आए, और हो सकता है क्योंकि इतना झटका लगा 7 अक्टूबर को, हो सकता है और नेतन्याहू इतने अनपॉपुलर हैं कि नई सरकार बने जंग के बाद, और उस जंग में, उस सरकार में जो सेंट्रिस्ट लोग हैं वो
सामने आए जो एक ड्यूरेबल पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं। वो जो आइडियोलॉजिकली ये नहीं कहते कि सारी जमीन मेरी है, जो इस समय की सरकार कह रही है। दूसरा, पैलेस्टीनियंस में भी चेंज आए, क्योंकि महमूद अब्बास जो राष्ट्रपति समझते हैं पैलेस्टाइन के अथॉरिटी के, जो लीडर समझते हैं, वो 88 साल के हैं। और एक डिमांड है पैलेस्टीनियंस में कि एक यंगर लीडरशिप आए, प्रोग्रेसिव लीडरशिप आए, जो आगे अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाए और प्रैग्मेटिक हो। और तीसरा जो मुद्दा है अमेरिकन सरकार का, कि एक वही देश है जिसका इन्फ्लुएंस है इजराइल के ऊपर, और वही कोशिश कर सकता है कि किस तरह से कुछ ना कुछ समाधान किया जाए। मैं समझता हूं कि इस साल इलेक्शन ईयर है, अमेरिका में भी शुरू हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली जो टू स्टेट सॉल्यूशन जो हम सब बात करते हैं, भारत भी उसका समर्थक है, लेकिन इन रियलिटी मुझे लगता नहीं कि वो जल्दी होने वाली है। ये टेंशन, ये तनाव जो है चलता ही रहेगा, और इसके कारण जैसे अब रेड सी में हुआ, कुछ और झगड़ा ना बढ़ जाए, कुछ हिजबुल्लाह के साथ लबनान में ना बढ़ जाए, कुछ ईरान के साथ डायरेक्टली ना बढ़ जाए, ये सब खतरे इस समय मौजूद हैं। जी जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी अच्छी तरह से इन मैप्स के जरिए इसके पूरे इतिहास को बताया। ये सब लोगों के लिए समझना जरूरी है, क्योंकि जाहिर है कि सारे लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे कि ये जो समस्या है ये 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुई। समस्या का इतिहास क्या है, कितना पीछे जाता है, और किस तरह धीरे-धीरे इस इलाके में इजराइल का कब्जा बढ़ता गया है। और अब जो आपने सबसे अहम बात की कि ये गुंजाइश लगती है कि इसके बाद से शायद इजरायली लीडरशिप में भी और फिलिस्तीनियों में भी कुछ बदलाव आए और एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन की तरफ हम आगे देखें, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा अमेरिकी पॉलिटिक्स का भी। बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर नवदीप सूरी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस इतिहास को, इस संघर्ष के, टकराव के इतिहास को समझाने के लिए। शुक्रिया।